तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है लास्ट एपिसोड के एंडिंग सीन के ही साथ में, जहां पर हमें ये दिखाया जाता है कि चिन्मू अपने साथी स्कॉलर्स के साथ में पहुंच चुका होता है इस वार्ड पवेलियन के अंदर, जहां पर इस वार्ड मास्टर इन सभी की क्लास लेने वाले हैं और वो और कोई नहीं बल्कि एक्चुअल में होते हैं चिन्मू के ही होली सेक्ट के मास्टर, जो कि इन लोगों को एक नई टेक्निक को सिखाते हैं और उन लोगों से ये कहने लगते हैं कि तुम सभी के सभी लोग अपनी बेसिक इस वार्ड स्किल को प्रैक्टिस करोगे और जब तक कि तुम लोग मुझे हराने में महारत हासिल नहीं कर लेते तब तक लगातार ही तुम लोगों की ट्रेनिंग चलती रहेगी, जिसकी वजह से अब तुरंत ही उन सभी के सभी डिसाइपल्स ने अपनी ट्रेनिंग को भी स्टार्ट कर दिया था। और वो इस वार्ड मास्टर तभी चिन्मू से कहने लगते हैं कि तुम मेरे साथ में साइड वाले हॉल में आ जाओ। जो बात यूनजियांग को समझ में नहीं आती कि आखिर उसने चिन्मू को वहाँ पर क्यों बुला लिया। उन लोगों में से तभी एक स्कॉलर ये कहने लग जाता है कि क्या मास्टर के नजरिए से ये जो आउटकास्ट है डाजू का वो हम लोगों में से ज्यादा बेहतर है, और अगर ऐसा नहीं है फिर आकर वो चिन्मू को अपने साथ में क्यों ले जाते। मुझे तो ऐसा लगता है कि वो उसको शायद कोई एक नई चीज को सिखाना चाहते हैं, वो भी अकेले में। जिस बात के बारे में तो चिन्यू भी सोच रहा था कि एक्चुअली में उन लोगों के बीच में क्या हो रहा होगा, क्योंकि इनमें से अभी तक कोई भी इस बात को जानता ही नहीं था कि चिन्मू तो असल में है होली लॉर्ड का लीडर। इसके बाद जब इस वार्ड मास्टर के पास में चिन्मू पहुंच जाता है दूसरे वाले हॉल के अंदर, वो तुरंत ही सबसे पहले चिन्मू के सामने अपना सर झुकाते हैं और ये कहने लगते हैं कि कल्ट लीडर मुझे ये बताइए कि आखिर मेरी टीचिंग से कैसी है, क्या आपके नजरिए से वो ठीक है या फिर नहीं। तो चिन्मू उनसे कहने लगता है कि इस वार्ड हॉल मास्टर आपकी जो प्रोग्रेस है इस वार्ड के लिए वो एकदम ही अमेजिंग है। आप इस बारे में चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए, क्योंकि मुझे आपकी टीचिंग से बहुत ही ज्यादा अच्छी भी लगती है, लेकिन मेरे ख्याल से अब आपको अपने इस वार्ड के ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। बाकी सारी की सारी चीजों को छोड़ दो और अपने इस वार्ड के ऊपर ध्यान दो, क्योंकि तुम अभी तक चीजों को इकट्ठा करने वाले लेवल तक भी नहीं पहुंचे हो। आखिर ऐसे कैसे काम चल पाएगा। तुम ये बात जानते हो कि हमें हमारे सेक्ट में यूनिटी की कितनी ज्यादा जरूरत है, जिसकी वजह से वो हॉल मास्टर चिन्मू से कहता है कि ठीक है यंग मास्टर, अब आप ही मुझे सिखाइए मुझे चीजों को और सिचुएशंस को किस तरीके से हैंडल करना चाहिए। जिसके फिर अगले सीन में अब हमें उन डिसाइपल्स को दिखाया जाता है जो कि चिन्मू से बहुत ही ज्यादा जलते हैं, और वो ये कहने लगते हैं कि अगर मास्टर ने जानबूझकर चिन्मू को कोई स्पेशल टेक्निक सिखाई है, फिर आकर हम लोग इस बात की उम्मीद भी कैसे कर सकते हैं कि हम लोग अकेले ही उसको हरा पाएंगे, जबकि उसके पास में तो स्पेशल मूव्स भी हैं, यानी कि उसको हराना तो हमारे लिए इम्पॉसिबल है। जो बात सुनकर उसका साथी ये कहने लग जाता है कि लेकिन दोस्त, हमें उस छोटे से पौधे को बड़ा होने से पहले ही काटना होगा, नहीं तो वो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा फ्यूचर में। इसीलिए इस बार हम लोगों को साथ में मिलकर उसका मुकाबला करने के लिए जाना चाहिए और उसका सफाया कर देना चाहिए, वरना इस तरीके से वह बाज नहीं आएगा और हम लोगों से आगे ही निकलता जाएगा। इसीलिए अब ये लोग प्लान बनाते हैं और ये कहने लगते हैं कि इस बार हम लोग उसको बिना पता चले ही खत्म कर देंगे, और साथ ही साथ वो जिन डेमोनिक वॉइसेस को यूज करता है अपने कानों को बंद कर लेना, ताकि हम उसकी आवाज को सुन ही ना सके, क्योंकि उसकी डेमोनिक वॉइस बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, जो कि हमारी बॉडी को कमजोर बना देती है। और हम लोग वहाँ पर पहुँचते ही एक साथ ही इकट्ठे हमला कर देंगे। फिर देखते हैं कि आखिर वो इस बार कैसे बच पाता है हमारे हमले से। जिस प्लानिंग को बनाकर अब ये लोग तुरंत ही अपने अपने वार्ड्स को लेकर जाने लगते हैं चिन्मू के छात्रावास की तरफ, जहाँ पर हुलिंगर पहले से बैठी हुई थी, और वो ये कहने लगती है कि अरे नहीं, ये लड़के तो फिर से आ गए, या तुम लोगों का एक बार से मार खा के मन नहीं भरा। जिसके तुरंत ही बाद उसके पीछे से वहाँ पर आ जाता है चिन्मू, और ये जो बंदे होते हैं वो तुरंत ही अपना प्लान बना लेते हैं कि हम सभी लोगों को अपने अपने कान पहले से बंद करने होंगे, ताकि हम लोग उसकी डेमोनिक वॉइसेस को ना सुन सके और उसको आसानी के साथ में हरा सके। जिससे कि ये लोग अपनी अपनी स्पिरिचुअल पावर की मदद से अपने कानों को बंद करते हैं और तुरंत ही स्पीड के साथ में चले जाते हैं चिन्मू पर हमला करने के लिए, बिना ये सोचे समझे कि इन लोगों की अब अंदर कितनी बुरी हालत होने वाली है। ये लोग जैसे ही वहाँ पर पहुँचते हैं तो चिन्मू तो खुद से ही उन लोगों के बीच में जाकर खड़ा हो जाता है, जिसके तुरंत ही बाद अब जिस तरीके से इन लोगों की कुटाई यहाँ पर शुरू होती है वो तो देखने में एकदम ही मजा ही आ जाता है, क्योंकि सबसे पहले वाले बंदे पर वो हिट करता है अपनी थंडर फिस्ट को। इतनी आसानी के साथ में वो रुकने वाला नहीं था, और इसके जो पंचेस होते हैं वो इतने ज्यादा पावरफुल थे कि वो केवल एक एक अटैक के साथ में इन लोगों की बैंड बजाते जा रहे थे। और फिर अब चिन्मू यहाँ पर दरवाजे को बंद करके जिस लेवल का थंडर अटैक करता है इन बंदों के ऊपर, तो
इस अटैक की वजह से तो इन सभी की रूह कांप जाती है और अब ये यहाँ पर आना भी भूल जाएंगे, क्योंकि चिन्मू ड्रैगन, थंडर, फायर सारी की सारी चीजों का एक साथ ही यूज कर रहा था इन सभी की बैंड बजाने के लिए। और तीन जो बंदे जो कि जैसे तैसे करके बच गए थे वो तो अपने स्वॉर्ड को डाल देते हैं कि नहीं भाई अब हम तुम पर हमला नहीं करेंगे, और इन लोगों के फाइट को वहीं पर बैठे हुए देख रहे होते हैं वे योंग और चिन्यू। चिन्यू कहने लगता है कि सच में यार ये चिन्मू तो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है, क्योंकि इसकी जो टेक्निक्स है वो तो दिन ब दिन और भी ज्यादा इम्प्रेसिव होते जा रही है और ये बंदा और भी ज्यादा पावरफुल होते जा रहा है। जहाँ पर यूनजियांग भी मौजूद थी तो वे योंग उन लोगों से ये कहने लगता है कि गाइस तुम लोग ये जानते नहीं हो कि ये जो बंदे यहाँ पर चिन्मू से फाइट करने के लिए आए हैं वो दूसरी बार उससे मार खा रहे हैं, और पिछली बार का जो नजारा था वो तो और भी ज्यादा लाजवाब था। मैंने अपनी आंखों से देखा था जिन लोगों के बगल से होते हुए तभी एक बंदा उड़ते हुए जाता है जिसको चिन्मू ने ही मारा था। वे योंग चिन्यू और यूनजियांग से कहता है कि प्लीज तुम लोग इसके बारे में किसी को मत बताना कि मुझे ये सब कुछ पहले से पता था। जिसके अगले ही पल अब चिन्मू ने उन बंदों को उठा कर बाहर फेंकना शुरू कर दिया था, जो कि जमीन को फाड़ते हुए अपना पिछवाड़ा उठाए हुए नीचे डले हुए थे। एक बंदे को तो चिन्मू इतना जोर से मारता है कि वो तो दीवार को भी फोड़ते हुए उसके आधा आर पार निकल गया था। और अब वो ये कहने लगता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि हम लोग इस बंदे से दोबारा से हार चुके हैं। जिस मोमेंट पर तभी उन लोगों के पास में अब होलिंगर आ जाती है और ये कहने लगती है कि देखो यार तुम लोग पिछली बार भी मेरे यंग मास्टर के हाथों से ही पेटे थे, और जब पहली बार काफी नहीं था तो तुम लोग दूसरी बार भी उस पर हमला करने के लिए आ गए। तो ये तो ऑब्वियस सी बात है कि तुम लोगों की जो कुटाई है वो पिछली बार की तुलना में और भी ज्यादा बुरी तरीके से होनी थी। साथ ही साथ होलिंगर इन लोगों के पास में रखे हुए सामान को भी लूटते हुए जा रहे थे। होलिंगर तभी उनमें से एक बंदे से कहने लगते हैं कि इस बार तो मैं भी तुम लोगों को माफ नहीं करूंगी, और वो इन सभी के सभी लोगों के स्पेशल वेपन्स को लेते हुए कहने लगती है कि अगर तुम लोग ये वेपन को वापस लेना चाहते हो तो तुम लोगों को जरा अपनी जेब को ढीला करना होगा, तब जाकर तुम्हें ये तुम्हारे ही वेपन मिलेंगे, वरना इनको भूल जाओ और यहाँ से चले जाओ। जिस मोमेंट पर चिन्मू तभी आता है होलिंगर से कहने लगता है कि होलिंगर हम लोगों को यहाँ से चलना चाहिए क्योंकि स्वॉर्ड एकेडमी के मास्टर हमारा इंतजार कर रहे होंगे। जिससे कि होलिंगर तुरंत ही चिन्मू के ऊपर आती है और ये लोग बड़े ही स्वैग के साथ में यहाँ से जाने लगते हैं। चिन्मू जब यहाँ से जा रहा था तो वो दीवार में फंसा हुआ बंदा ये कह रहा था कि आउटकास्ट हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि इस एकेडमी के जो 3 टॉप कल्टीवेटर्स हैं वो अब वापस आने वाले हैं अपनी ट्रेनिंग से, जिन लोगों का समय भी हो चुका था और वो किसी भी वक्त वापस भी आ जाएंगे। और जब वो समय आएगा मेरे बिग ब्रदर तुम्हारे साथ में सारा का सारा मैटर सॉल्व कर देंगे, बस देखना ये है कि आखिर तुम कब तक ही छिप कर रह पाओगे। जिसकी बात को सुनकर यूनजियांग को चिंता होने लगती है और वो कहती है कि आखिर ये कौन से बिग ब्रदर की बात कर रहा है, जिसके बारे में वे योंग बताने लग जाता है कि असल में रेसिडेंट स्कॉलर्स के पास में एक अनस्पोकन रूल होता है जो कि ज्यादातर लोगों को नहीं पता, लेकिन इस पूरी एकेडमी में जो कोई भी 5 एलिमेंटल रियल में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उसको पूरे के पूरे स्कॉलर रेसिडेंट का बिग ब्रदर कहा जाता है और वो सबसे ज्यादा ताकतवर भी माना जाता है। और जब चिन्मू यहाँ से निकलते हुए आगे जा रहा था तो उसी मोमेंट पर उसे काफी दूरी पर एक अजीब सी हलचल दिखाई देती है जहाँ से पंछी उड़ने लगे थे, और एक्चुअली में यहाँ पर अब आ रहा होता है काफी ज्यादा पावरफुल बंदा जो कि अपनी ट्रेनिंग से लौट कर आ गया था, जिसके पास में सामान था और उसकी पावरफुल स्वॉर्ड भी थी, जिसको सामने से आता हुआ देखकर चिन्मू तुरंत ही उसके ऊपर यूज करने लग जाता है अपनी डिवाइन आइज टेक्निक को। और चिन्मू को फील होता है कि इसके अंदर काफी ज्यादा खतरनाक लेवल का किलिंग इंटेंट है, यानी कि इस बंदे का जो ऑरा है वो एकदम मर्डरस टाइप का है, जो कि गुस्से में आकर अपने दुश्मन को छोड़ता नहीं है बल्कि उसको जान से ही मार देता है। चिन्मू कहता है कि इसकी जो चाल है वो ऐसी लग रही है जैसे कि ये अभी ही बैटल फील्ड से लौट कर आया हो, जिसने अपनी तलवार को अपने दुश्मनों का खून फैलाया हो, और ये बंदा सेम टू सेम वैसा ही लग रहा था, जिसका ऑरा वाकई में काफी ज्यादा मर्डरस टाइप का फील हो रहा था, जिसकी स्वॉर्ड एकदम ही अलग ही वाइब देती है और वो इसी नजरिए से चिन्मू को भी देख रहा था, जो दोनों के दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हुए थे और एक दूसरे की पावर्स को भी अच्छे तरीके से पहचान गए थे, जिसकी वजह से सबसे पहले वो वॉरियर चिन्मू की पावर्स का सम्मान करते हुए उसको ग्रीट भी करता है। तो चिन्मू भी सेम वैसे उसको ग्रीट करता है और ये दोनों के दोनों अपने अपने रास्ते पर चले जाते हैं, क्योंकि अभी तक उस बंदे को ये पता ही नहीं था कि असल में ये नया स्कॉलर कौन है। इसी वजह से जब चिन्मू यहाँ से जा रहा था तो ये बंदा उसकी तरफ एक
अलग ही नजरिए से देखता है। जिसके बाद अब हम लोगों को अगले ही सीन में दिखाया जाता है बुक्स के पवेलियन को, जहाँ पर चिन्मू हुलिंगर और इस वार्ड मास्टर के साथ में पहुंच चुका था, जो कि चिन्मू को ये बताने लग जाते हैं कि असल में इस हेवन बुक्स टावर को यहाँ के फाउंडर और नेशनल मास्टर ने मिलकर ही बनाया था, जिसके अंदर तुम्हें इस पूरी दुनिया में पाई जाने वाली सभी के सभी मार्शल आर्ट और क्लासिक फॉर्म से मिल जाएंगे। जो शुरुआती और ऑर्डिनरी स्कॉलर्स होते हैं वो केवल फर्स्ट फ्लोर तक ही जा सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर हजारों किताबें ऐसी मौजूद हैं जो कि उनको प्रोफाउंड के प्रिंसिपल्स को सिखाएंगे और वो अपने कल्टीवेशन को बेहतर बनाएंगे आगे वाले रियल में एंटर करने के लिए। चिन्मू जब यहाँ से चलते हुए जा रहा था तो उसको नजर आते हैं कि जहाँ जहाँ पर कुछ खास बुक्स को रखा गया है तो उनके ऊपर उनके कंट्री के नेम्स को भी लिखा गया था कि ये वाली जो टेक्निक और बुक्स है वो किस कंट्री से ली गई है। चिन्मू ये सोच रहा था कि लेकिन आकर ऐसा क्यों हुआ, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जितने भी कंट्रीज की बुक्स यहाँ पे हैं वो सभी के सभी यानकांग के द्वारा कॉन्कर कर ली गई हो, उन सभी के ऊपर यानकांग का ही राज चलता हो और ये जो बुक्स हैं वो वहाँ के नेशनल स्टडीज के लिए उपलब्ध कराई जाती हो। जिसके बारे में से वार्ड मास्टर बताते हैं कि हाँ चिन्मू, तुमने एकदम ही सही सोचा और यहाँ पर ये जितनी भी बुक्स हैं वो सभी के सभी रिप्रेजेंट करते हैं अपने अपने सेक्ट को। तुम यकीन नहीं मानोगे लेकिन इस टावर के अंदर तुम्हें दुनिया के हर एक सेक्ट की बुक मिल जाएगी। यहाँ पर मतलब ये है कि एक बुक यानी कि एक सेक्ट। जो बात सुनकर चिन्मू शॉक हो जाता है और ये कहने लगता है कि जब फर्स्ट फ्लोर के ऊपर ही इतनी सारी बुक्स अवेलेबल है तो फिर मुझे ये बताइए कि आखिर सेकंड फ्लोर पर क्या तबाही मची होगी, क्योंकि फिर तो सेकंड फ्लोर के ऊपर और भी ज्यादा पावरफुल बुक्स को होना चाहिए। जो बात सुन के वो मास्टर कहने लग जाते हैं कि स्कॉलर चेन, जब आप अपने 6 हार्मोनियस रियल्म को पार कर जाओगे और आप एक डिवाइन आर्ट के स्कॉलर कहलाने लगोगे तब जाकर आपको मौका मिलेगा सेकंड फ्लोर पर जाने का और फिर तुम्हें सेकंड फ्लोर पर जाने के लिए अलग से ही एक बुक पास दे दिया जाएगा, जिससे कि तुम हजारों स्टूडेंट से भी आगे अपने आप को फील करोगे। और अब इस बार मास्टर चिन्मू को अपने साथ में अपने पास की मदद से ले जाने लगते हैं और जब ये लोग सेकंड फ्लोर पर पहुंच जाते हैं तो यहाँ पर तो एक भी डिसाइपल नजर नहीं आता। मानो ऐसा लग रहा था जैसे कि यहाँ पर तो सूनर ही मची हो। चिन्मू अपने 2-4 कदम आगे बढ़ाते ही जैसे ही फर्स्ट रूम को देखता है तो उसके अंदर काफी ज्यादा शानदार लेवल की पेंटिंग्स बनी हुई थी, जिन सभी को एक्चुअली में बनाया गया होता है कैलीग्राफी टेक्निक का यूज करते हुए, जिसकी वजह से चिन्मू को याद आ जाता है कि ये तो है असल में मेरे डीफ ग्रैंडपा की पेंटिंग। और उसी रूम के अंदर हमें कुछ डिसाइपल्स भी नजर आते हैं। वार्ड मास्टर ये बताने लग जाते हैं कि असल में यहाँ पर ये जितने भी पेंटिंग्स अवेलेबल हैं उनको खुद नेशनल मास्टर ने जाकर अपने हाथों से कलेक्ट किया था और ये सब कुछ उन्होंने कलेक्ट किया था एक पेंटिंग सेंट से, ताकि इंपीरियल एकेडमी के जितने भी स्कॉलर्स हैं वो सभी के सभी कैलीग्राफी, पेंटिंग और क्रिएशन के बारे में सीख सके और उनके बारे में पता लगा सके। हमारे यहाँ पर बहुत ही कम ऐसे डिसाइपल्स होंगे जो कि इन चीजों को सीख सके होंगे। और वहाँ पर हुलिंगर तो बड़ी ही मस्ती के साथ में खेल भी रही थी। चिन्मू जब आगे बढ़ते हुए एक पेंटिंग को देखता है तो मानो उसके अंदर तो करिश्मा ही हो गया था, क्योंकि उस पेंटिंग के अंदर जो वाटरफॉल बना हुआ था उसमें तो एक्चुअल वाला पानी निकल रहा था और नीचे गिर रहा था, जो नजारा काफी ज्यादा शॉकिंग होता है कि एक्चुअली में आकर ऐसा होना पॉसिबल भी कैसे है, क्योंकि उस पानी की मदद से एक टब को भरा जा रहा था और हुलिंगर उसको देख रहे थे। जिस वंडरफुल चीज को देखकर अब चिन्मू यहाँ से आगे बढ़ जाता है और हुलिंगर चिन्मू से कहती है कि यंग मास्टर जरा इस वाले रूम के अंदर तो देखिए, देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि एक रूम के अंदर इन लोगों ने स्टार्स को बंद करके रखा हो। और वाकई में ये सारे के सारे नजारे बहुत ही ज्यादा अमेजिंग नजर आ रहे थे। वार्ड मास्टर चिन्मू को ये बताते हैं कि असल में ये सब कुछ कलेक्ट किया था हमारे नेशनल मास्टर ने, जिसमें तुम्हें स्टारलाइट और फ्यूज्ड गैलेक्सीज देखने को मिल जाएंगी, जो सब कुछ हो रहा है स्पेस के अंदर। और ये सब कुछ भी उन्होंने किया है इंपीरियल एकेडमी के स्कॉलर्स के लिए, ताकि वो फॉर्मेशन एरेज में अपनी रिसर्च को कर सके और स्पेस से आने वाली पावर्स को गैदर करके कुछ नई टेक्निक्स को भी बना सके। वो बताते हैं कि ये सारी की सारी चीजें वॉर मिनिस्ट्री के बहुत ही ज्यादा काम में आती है, क्योंकि ये मिलिट्री फॉर्मेशंस के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल साबित होती है और वो लोग ये समझ पाते हैं कि उन्हें कौन सी नई फॉर्मेशन का यूज करना होगा दुश्मन पर हमला करने के लिए। समय के साथ में मार्शल आर्ट बदल जाती है, उसको यूज करने का तरीका भी बदल जाता है। ये किसने ही सोचा होगा कि मार्शल आर्ट में स्टार टेक्नोलॉजी का यूज किया जाएगा। ये जो सेकंड फ्लोर है उसको स्पेशली डिजाइन किया गया था नेशनल मास्टर के द्वारा। इसमें दुनिया भर
की बहुत ही ज्यादा रेयर टेक्निक्स को रखा गया है। यहाँ पर तो ये सभी के सभी एडेप्टेशन है, लेकिन जो भी इनको सीखेगा वो न्यू फॉर्म को बना पाएगा, जिनको देखकर चिन्मू काफी ज्यादा शॉक हो गया था। और अब वो ये कहने लगता है कि जब सेकंड फ्लोर पर इतनी ज्यादा अमेजिंग चीजें हैं तो फिर आकर थर्ड फ्लोर पे क्या तबाही होगी। जो बात सुन